करें सर, शुरू करें। सर मेरी ये स्क्रीन विजिबल है। यस। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीप लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो हम स्टार्ट करते हैं डीप लर्निंग की जो लाइब्रेरी या टेंसर फ्लो से। तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो को देखते हैं कि अभी तक जितने भी हमने पीछे जो हमने एल्गोरिदम्स किए हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो हम उससे भी ये काम कर सकते थे। लेकिन हमारे पास जो एक्यूरेसी है और जो आजकल जो जीपीटी इस्तेमाल करता है, तो वो ये नहीं करता, वो बल्कि आपकी डीप लर्निंग को इस्तेमाल करता है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये दरअसल मॉडर्न दौर में इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले हम एक स्टोरी को देखते हैं कि हम एक बिल्ली की जब पिक्चर आती है तो हम उसको किस तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये मेरे पास पिक्चर है। तो आप क्या देखते हैं, आप सबसे पहले पिक्चर में देखते हैं कि जो उसकी कर्व्स वगैरह है या जो उसकी लाइंस वगैरह हैं, तो आप उससे पता चलाते हैं कि ये जो कौन सा जानवर है, ये किससे मैच कर रहा है। तो आप डायरेक्ट उसके बॉडी के जो फीचर्स हैं आप उस पर नहीं जाते। आप बेसिकली उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करते हैं अगले दूसरे एनिमल से। तो आप उसकी कर्व्स को देखते हैं, आप उसके एयर्स को देखते हैं कि ये क्या किस फैमिली ऑफ एनिमल से हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह जो आपका डीप लर्निंग है, वो जब किसी इमेज को देखता है तो वो सबसे पहले आपके जो क्या कहते हैं एजेस हैं और जो लाइंस हैं इमेज में, सबसे पहले उसको देखता है, उसको कैटेगराइज करता है। फिर वो आगे आता है तो उसके बाद वो अगली जो उसकी शेप्स हैं उसमें पॉइंटी एयर्स, राउंड आइज वगैरह है, उनको देखता है। और फिर वो फाइनली कहता है कि ये एक बिल्ली है या कौन सा जानवर है। तो अ, हम इमेज का मैं अभी इमेज का डिस्कस कर रहा था। तो इमेज को, जो बेसिकली इमेज होती है ना, वो आपके इस तरह पिक्सल्स होते हैं, बेसिकली वो नंबर्स होते हैं। तो वो इस तरह नंबर्स को वो देखता है बेसिकली। और फिर वो उसको आगे डिटेक्ट करता है कि फॉर एग्जांपल फिर वो अंदर वाले जो फीचर्स हैं वो उनको आगे की तरफ आते हैं। तो हम ये जो डीप लर्निंग है ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, आपके पिक्सल्स को देखता है, एजेस को, फिर शेप्स को, और उसके बाद वो आउटपुट करता है कि ये इसकी प्रिडिक्शन क्या चीज़ है। तो अ, हम अच्छा, जो हमने पीछे एल्गोरिदम्स पढ़े हैं अब तक, आप ये कहेंगे कि वो भी तो ये काम कर सकते थे, तो हम ये डीप लर्निंग की तरफ आने की क्यों ज़रूरत हुई है। तो इसमें ना दो चीज़ें, ये इसमें डिफरेंस इसमें मैंने लिखा हुआ है, ये आप देखें कि सबसे बेसिकली एक काम तो आपने देखा होगा, फीचर इंजीनियरिंग जो है ये इसकी बैकबोन है। आप फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ट्रेडिशनल एमएल जो हमने पहले पढ़ा उसमें क्या होता था, आप खुद बताते थे इमेज के साथ कि ये इमेज है और इसके ये चार पांच फीचर्स हैं। तो लेकिन जो डीप लर्निंग है इसमें वो फीचर्स वो खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है, यानी कि हम उसको इमेज दे रहे हैं, वो खुद उसमें डिटेक्ट कर रहा है, वो उसके शेप्स देख रहा है, एजेस देख रहा है, और उसके बाद वो बता रहा है कि ये कौन सा एनिमल है। इसी तरह ट्रेडिशनल एमएल जो है वो आपने एक चीज़ देखी होगी, हम उसको सीएसवी फाइल या एक्सेल फाइल में डाटा देते थे। लेकिन जो आपका डीप लर्निंग है इसमें आप एज इट इज़ कोई भी इमेज उठा के दे दो, आप उसको टेक्स्ट उठा के दे दो, आप ऑडियो को उठा के दे दो, वीडियो को उठा के दे दो। तो आप जो डीप लर्निंग है वो इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। आपने जीपीटी में भी देखा होगा, जेमिनाई में भी देखा होगा कि वो इमेजेस ले लेता है, वो ऑडियो भी को भी प्रोसेस कर लेता है, वो वीडियो को भी प्रोसेस कर लेता है। तो बेसिकली वो डीप लर्निंग को इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें जो डाटा नीडेड बहुत थोड़ा होता है, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा डाटा इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने खुद टॉपिक पे पढ़ाया था, डिसीजन ट्रीज, केएनएन वगैरह। और डीप लर्निंग में आपकी ये जो एडवांस लाइब्रेरीज है जिनका आप नाम सुनते हैं, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, ये इस्तेमाल होता है। तो अब हम अगले इसके बिल्डिंग ब्लॉक पर आते हैं कि असल में ये काम कौन कर रहा होता है, लाइक इसके बैकबोन पे क्या चीज़ होती है। तो इंसानी दिमाग से इंस्पायर होके बिल्कुल जो इसमें भी एक न्यूरॉन ही इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि वो एक सिग्नल लेते हैं, जो हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं। अब वो एक आपस में उन्होंने सिग्नल लेते हैं, उसके बाद उनको ऐड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, और उसके बाद अगर उसका इफ़ द सम इज स्ट्रॉन्ग एनफ तो अगले वो न्यूरॉन को वो सिग्नल फायर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग के, वो इस चीज़ को समझते हैं कि इस इंफॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस है
तो वो उसको अगले न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर देती है। बिल्कुल यही आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी यही कर रहा है। तो ये इसकी सिंपल मैथमेटिक्स है कि आप उसको इनपुट देते हो, इनपुट में फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 आप उसको देते हो। तो इनपुट में क्या चीज़ है, बेसिकली ये कोई इमेज होगी, इमेज के अंदर उसके मुख्तलिफ फीचर होंगे, तो ये बेसिकली x1 x2 x3 वो फीचर्स हैं, समझ लो। उसके बाद हमारा जो मॉडल होगा उसके कुछ वेट्स होते हैं, W1 W2 W3। इनको वो आपस में मल्टीप्लाई करता है। तो हमारे पास इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इनका सम लेता है, यानी कि x1 को W1 उसके वेट ऑफ वन से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके दूसरे फीचर को दूसरे वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह आपस में इन सब को मल्टीप्लाई करके इसके बाद जो भी आपके पास जवाब आया उसमें थोड़ी सी बायसनेस को ऐड करता है। यानी कि बायसनेस को ऐड करता है, उसके बाद उस पर ये एक्टिवेशन फंक्शन लगाता है। बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन कुछ भी नहीं है, ये मैं आगे अगली ब्लॉक में आपको बताऊंगा। ये 0 से 1 के दरमियान कोई भी मैथमेटिक्स की यहाँ वैल्यू आएगी, उसके बाद वो एक आउटपुट आती है। वो आउटपुट से बताता है कि ये जो मैथमेटिक्स की जो वैल्यू आई है, ये एक क्या कहते हैं 3D वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये उसमें किस जगह किस से मैच कर रही है। तो फिर आपका जो रिजल्ट आता है, आपका इसमें क्वेश्चन होगा कि ये बायसनेस क्या चीज़ है। देखिए, ये जो बायसनेस होती है, ये आपका जो आउटपुट आ रहा है ना उसको में थोड़ा सा किसी साइड पर उसको शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल एक जो फॉर एग्जांपल एक बैंक वगैरह है, तो हम उसके लिए कोई मॉडल तैयार करने हैं तो वो अपनी थोड़ी सी बायसनेस या कॉन्टेक्स्ट को ऐड करेंगे। सेम इसी तरह कुछ और लाइक हर ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ बायसनेस होती है, और वैसे भी जनरली तौर पर ये आउटपुट को थोड़ा सा शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि ये जो वेट्स वगैरह हैं ये क्या चीज़ होती है। देखिए, जो वेट्स हैं वो 0 से 1 के दरमियान कोई भी मैथमेटिक्स की वैल्यू होती है, जो कि आपकी जो इनपुट की वैल्यूज आती हैं ना ये वाले, इनको बेसिकली वो 0 से 1 के दरमियान लेकर आती हैं। तो हम ये इस ब्लॉक में देखते हैं इसकी हैंड कैलकुलेशन में कि हमारे पास समझ लो कि एक न्यूरॉन है, उसकी 3 इनपुट्स हैं। वैल्यू आई है कि एक बच्चे ने 5 घंटे स्टडी की है, 7 घंटे सोया है, और उसका दो स्ट्रेस लेवल 2 है। तो आपको आपके पास उसको आपने जो मॉडल इस्तेमाल किया उसमें ये वाले वेट्स हैं 0.8 0.3, और आपका जो ये स्ट्रेस लेवल है ये एक नेगेटिव चीज़ है, तो आपने इसका वेट -0.5 रखा है। ये वेट्स जो हैं ये खुद से लाइक आपको मिले हैं। तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, आपको ये भी कहा कि इसमें जो बायसनेस है वो है 1.0, तो आपने इसमें 1.0 को उसमें ऐड किया, तो आपके पास जो इसका वेटेड सम है वो 6.1 करके आ गया। ठीक है। उसके बाद आपने इस पर रीलो एक्टिवेशन लगाई, तो उसके बाद आपका जो जवाब है वो 6.1 आया। अब रीलो एक्टिवेशन क्या होती है, यहाँ तक तो न्यूरॉन की कैलकुलेशन हो गई है। हमारे पास ना बेसिकली 3 चीज़ें हैं, रीलो है, सिग्मॉइड है, और सॉफ्टमैक्स है। ये अगले ब्लॉक में मैं आपको वहाँ भी बताता हूँ। रीलो क्या होता है कि ये एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है कि अगर आपकी इनपुट 0 से अबव है तो ये उसी को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देता है, लेकिन अगर वो 0 से कम है, माइनस में है, तो ये उसको जीरो करते हैं। बेसिकली आपके यहाँ 6.1 आया था, तो इसने कहा कि 6.1 जीरो से चूंकि बड़ा है तो इसको मैं एज इट इज ही आउटपुट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ अगर -6.1 होता तो ये जीरो आता आउटपुट यहाँ। तो जो न्यूरॉन है वो 6.1 उसने आउटपुट किया है, जो जिसका मतलब है कि एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, तो इसका मतलब है कि न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेटेड है। तो ये अच्छा सर, जी जी सर। सॉरी कट कर रहा हूँ। ये जो वन है, ये आप जो कह रही हैं आउटपुट को शिफ्ट करती है, मेरे ख्याल ये सिंपल एरर ही है। यस सर, सिंपल एरर ही है sir। हाँ। जी जी। अगर मैंने इसलिए कहा, किसी को अगर नहीं पता होता तो शायद वो इसको इजी वर्डिंग में समझ आ जाती कि सिंपल एरर ही होता है उस चीज के अंदर, जो मतलब एक मतलब किसी भी वजह से आ जाता है उस Yes, sir। कैलकुलेशन में। हाँ ये राइट। सर, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह हम अक्सर कहते हैं ना कि जमा नफी, तो ये बेसिकली आपका जमा नफी के लिए होता है। मतलब हाँ, पर प्लस माइनस है ना वो, मतलब ऊपर या हम्म। नीचे इतना हो सकता है, सही है। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अच्छा, तो अब आपने ये समझ लिया कि एक डीप लर्निंग के सबसे इन डेप्थ क्या काम हो रहा होता है, कि एक न्यूरॉन होता है और वो इस तरह काम कर रहा होता है। अब हम आगे आते हैं, अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमने न्यूरॉन को तो समझ लिया, लेकिन अब न्यूरॉन्स की बेसिकली पूरी फंक्शनिंग किस तरह होती है, लाइक एक न्यूरल नेटवर्क किस तरह काम कर रहा होता है जिसमें मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं। तो हम ना एक एनालॉजी इस्तेमाल करते हैं कंपनी के डिपार्टमेंट से। एक रिसेप्शन है जहां से आउटसाइड वर्ल्ड से आपने रॉ इंफॉर्मेशन आई है,
मिडल डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आप हिडन लेयर्स भी कहते हो, मुख्तलिफ टीम्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती हैं। और फिर आगे सीईओ है जो आउटपुट लेयर है, वो आपका फाइनल डिसीजन लेता है। तो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि आपके पास स्टार्ट में आपने इनपुट दी, आपने ऑडियो दी, इमेज दी, कुछ भी दिया, आपके वो जो रॉ फीचर्स होते हैं वो आए। उसके बाद हिडन लेयर्स होती हैं। हिडन लेयर्स में पहली लेयर में मैंने आपको जिस तरह भी फर्स्ट फर्स्ट बताया कि इमेज के केस में वो एजेस को देखता है, वो शार्प लाइंस को देखता है, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स को फाइंड करता है। उसके बाद वो, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 20-25 लेयर्स है यहाँ, तो अगली लेयर्स में और फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता रहता है। कॉम्प्लेक्स, फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है और पैटर्न्स को देखता है। आखिर में जो आउटपुट लेयर होती है उसमें वो फाइनल डिसीजन बताता है कि ये क्या चीज़ है, ये कैट है, डॉग है, प्रिडिक्शन वगैरह। तो बिल्कुल इसी तरह जो आपका पूरा होल न्यूरल नेटवर्क है वो इस तरह काम कर रहा होता है। अच्छा, अब हमने ऊपर बात की थी यहाँ न्यूरो एक्टिवेशन फंक्शन की, कि हमने ये वैल्यूज तो कैलकुलेट कर ली हैं, हमने उस पर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एक एक्टिवेशन फंक्शन रीलू तो आपने देख लिया। हम आगे तीन और फंक्शंस भी देखते हैं कि हमें ऊपर ये जो न्यूरल नेटवर्क है इसमें किस मौके पर किस एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला तो है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, जो कि बहुत पॉपुलर है, रीलू। रीलू जो है ये हिडन लेयर्स में इस्तेमाल होता है। यानी कि ये जो ऊपर हिडन लेयर्स थी ना, इनके दरमियान में ये इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि अगर जीरो से कम है तो वो उसको जीरो ही आउटपुट करेगा। जीरो का क्या मतलब है? जीरो का मतलब है ये है कि इतने न्यूरॉन्स में से ये जो न्यूरॉन था ये डेड है या ये साइलेंट है। लेकिन अगर वो जीरो से ऊपर है तो वो कहेगा कि ये जो इनपुट आ रही है ये एज इट इज वही उसको पास कर देगा। अच्छा, एक है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड इस्तेमाल होता है आपकी आउटपुट के लिए। आपने हिडन लेयर से कोई डिसीजन ले लिया, आपकी आउटपुट, अब आपने बताना है कि 0 से 1 के दरमियान में कोई आउटपुट बतानी है। फॉर एग्जांपल, एक ईमेल है, वो स्पैम है या नहीं है। तो आपने 0 से 1 के दरमियान बताओगे कि 75% चांस है कि ये स्पैम है। तो आपका जो आउटपुट, यहाँ जो आउटपुट में इस्तेमाल हो रही है, वो आपका सिग्मॉइड एक्टिवेशन इस्तेमाल होता है, जो कि 0 से 1 के दरमियान आपको बताता है। बेसिकली 75% का मतलब है 0.75। अच्छा, एक है सॉफ्ट मैक्स। जो आपका सॉफ्ट मैक्स है, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, आपको ये कहते हैं कि अब आपने जस्ट ये नहीं बताना कि ये चीज़ कैट है या डॉग है, अब आपने ये बताना है कि ये इसका सिमिलैरिटी इंडेक्स कितना है। फॉर एग्जांपल, ये डॉग से कितना मैच करती है, ये कैट से कितना मैच करती है। तो अब आप ये कहोगे कि मॉडल जो है मेरा, अब आपके पास ना बहुत सारी आउटपुट आएगी, लेकिन आप ये कहोगे कि देखो, मेरी जो इमेज जो मैंने दी थी वो 85% मैच करती है कैट से, लेकिन 10% वो डॉग से भी मैच करती है। यानी कि एक दो फीचर उसने ऐसे देख लिए होंगे जिससे वो कह रहा होगा मॉडल कि ये थोड़ा थोड़ा डॉग से भी मैच करता है। और ये भी कह रहा होगा कि 5% मुझे ये भी लगता है कि ये एक बर्ड से भी मैच करता है। तो सॉफ्ट मैक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? जब आपके पास आउटपुट सिर्फ एक नहीं है, आपके पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं। तो लेकिन आप इसमें देख सकते हो कि 85% वो कॉन्फिडेंट है कि ये कैट है। तो इसमें ये चीज़ है। जी सर और असद। सर मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि हम इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं। जिस तरह रेलू आपने बताया हिडन लेयर्स में यूज़ होता है, और सॉफ्ट मैक्स और सिग्मॉइड, क्या इनको भी हम हिडन लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, या ये जस्ट फाइनल लेयर के ऊपर ही यूज़ होंगे? नहीं, ये जो सिग्मॉइड है या सॉफ्टमैक्स है, ये आपके आउटपुट में ही इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली ये देखें ना, ये एक फाइनल डिसीजन दे रही है। ये आपको फाइनल डिसीजन बता रही है कि जो फाइनल डिसीजन है वो आपको पता है कि वो हमेशा आउटपुट लेयर में ही इस्तेमाल हो रहा है। तो कि ये स्पैम है, ये कैट है, या डॉग है। यहाँ जो रीलू है उसमें कहीं भी वो आपको ये नहीं बता रहा कि ये मेरा डिसीजन है। वो जस्ट पास कर रहा है कि अगर 0 से कम है तो इसको 0 कर दो, अगर 0 से ऊपर है तो एज इट इज पास कर दो इंफॉर्मेशन को। क्लियर हो गया आपको? यस सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ तक मुझे भी, मैंने कुछ पिछले दिनों पढ़ा था, 5-6 दिन, भाई याद नहीं है। कंफर्म गलत हुआ तो मुझे लाजमी बताना, आपने आपका फ्रेश नॉलेज इस टाइम होगा ली। ये जो सिग्माइड का मैंने लाइक उन्हें कहा, आपके पास अगर कुछ डाटा है पड़ा हुआ तो लाइक एक्स की टर्म है जो उसके आउटपुट आगे पड़ी हुई है। जी सर। तो नेक्स्ट जो एक्स की वैल्यू प्रिडिक्ट करने के लिए ना कि क्या होगी, तो वहाँ ये फंक्शन यूज होता है। ये मतलब 0-1 स्पैम वगैरह वो चेक करने के लिए, मतलब इसमें ना दरमियान की वैल्यू नहीं होती, या 0 और 1 होता है। हाँ, एक मतलब डेफिनेट बाउंड्री होती है, आई थिंक उन्होंने सेट की होती है ना, कि इससे ऊपर होगी तो वो उस तरफ चली जाएगी, इससे नीचे होगी तो वो यस सर। 0। क्या ये है?
जी सर, ऐसी है, देखे ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन आउटपुट है ना। तो ये चूंकि हम्म ऊपर 1 है, तो इसका मतलब यही है कि ये 0 से 1 के दरमियान ही आउटपुट आनी है। जी जी, वो तो पता है, हाँ, 0 के 1 के दरमियान यानी। जी सर। तो हम आगे चलते हैं कि आपका जो नेटवर्क है। अच्छा, हम आगे चलते इसमें देखते हैं कि आपका जो हमने इसकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि होल नेटवर्क किस तरह जो है वो किस तरह लर्न कर रहा है। तो हम ना यहाँ एक डॉट प्लेयर की एग्जांपल लेते हैं, एनालॉजी लेते हैं। आपका जो डॉट है, ये डॉट की गेम होती है, ठीक है ना। तो आप ना इस पे वो डॉट फेंकते हो। तो अ, एक मिनट। आपने ना एक डॉट फेंका, आपकी एक प्रिडिक्शन आई, ठीक है, आपका जो डॉट है वो किसी भी जगह जाकर लग गया। अब आप ये देखते हो कि वो जो फाइनल आउटपुट, जो इसकी सक्सेसफुल आउटपुट है, ये उससे कितना दूर है। तो आपने उसका एरर को कैलकुलेट कर लिया। आप देखते हो कि लुक एट हाउ फार यू मिस द बुल्स आई। आपने एरर कैलकुलेट किया। उसके बाद आप बैकवर्ड जाते हो। आप अपना एरर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हो कि मेरा अगली दफ़ा एरर कम से कम आए। इसको आप थाउजेंड ऑफ टाइम्स आप रिपीट करते हो कि जब तक कि आपका एरर मिनिमाइज ना हो जाए। तो ये वही चीज़ है कि आप एक फार की लूप लगा रखी है, जिसमें आप फर्स्ट टाइम आप चले तो आपके पास 75% एक्यूरेसी आई। उसके बाद आपने अगली आइट्रेशन की, 80% आई, 85% आई, इस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कि अगर वो 90 क्रॉस कर गई हैं, तो किसी भी मौके पर आप उसको कट कर देते हो। तो आप, ये इसकी एक लूप है कि आप डाटा देते हो। एक फॉरवर्ड पास हुआ, प्रिडिक्शन हुई, प्रिडिक्शन से आपको पता चला कि मेरा इतना एरर आया है। उसके बाद आप कहते हो कि मेरा इतना एरर आया है, मैं अपने जो वेट्स हैं, आपने ऊपर वेट्स देखे होंगे, 0.8, 0.5, उन वेट्स को मैं थोड़ा सा जाके चेंज करता हूँ। ग्रेडियंट ग्रेडियंट के जरिए मैं उनको चेंज करता हूँ। आप बैक प्रोपगेशन करते हो। आप दोबारा वेट्स को अपडेट करते हो, उसके बाद फिर फॉरवर्ड पास करते हो, फिर प्रिडिक्शन देते हो। तो इस तरह होता ही है कि ऐसा ऐसा मॉडल की एक्यूरेसी कुछ अच्छी आ जाती है। तो इनको कहते हैं, इसमें आइट्रेशन को इपोच कहते हैं। फॉरवर्ड पास किया आपने, लॉस फंक्शन, फॉरवर्ड पास के बाद आपने लॉस फंक्शन में उसका एरर को कैलकुलेट किया। उस एरर को आप पीछे वापस ले जाते हो, बैक प्रोपोगेट करते हो, और हर वेट को ये बताते हो कि तुम्हारी इतने वेट की वजह से इतनी मिस्टेक हुई है, तो अपने वेट्स को थोड़ा चेंज करो। आप अपने हर वेट को बताते हो कि यू वर कंट्रीब्यूटिंग टू द मिस्टेक बाय दिस मच। उसके बाद आप जो उसका ग्रेडियंट डिसेंट, ये एक एल्गोरिदम, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसके ज़रिए आप जो उसका ये प्रीवियस वेट था ये वाला, उसके अंदर माइनस करते हो अल्फा डॉट ग्रेडियंट, ये एक फार्मूला है, और उसका वेट को अपडेट कर देते हो। अल्फा इज द लर्निंग रेट, कि आपने कितना बड़ा स्टेप लेना है। तो उसके बाद आपका नया वेट आ जाता है, और फिर आप दोबारा फॉरवर्ड पास करते हो, और एक्यूरेसी बढ़ती है। तो अब हम आते हैं आगे हमारे कोड की तरफ, जहाँ से हमारा कोड वगैरह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ टेंसर फ्लो और किराज लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेंगे, अच्छा सर टेंसर अली, फ्लो। जी मैं सर। एक चीज़ थोड़ी सी ऐड कर दूं। जैसे हम यूजली स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी अगर मुश्किल या टफ नज़र आए ना, हम उनको इग्नोर करके जो इजी पार्ट होता है ना वो हम तैयार कर लेते होते हैं एग्जाम के लिए, या कोई टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं। जो यस सर। मुश्किल वर्ड्स होते हैं ना, मतलब जो वैसे अगर डेफिनेशन के दौरान यूज हो जाए, हम उनको स्किप भी वो कर दें, उसके अलावा लिख दें, कभी डेफिनेशन वहाँ उससे भी ठीक हो जाती है। यस लेकिन सर। जो डिफिकल्ट वर्ड या जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, अगर बंदा उनको समझता है ना जब, तो जी एक सर। कंसेप्चुअल नॉलेज की बिल्डिंग होती है बंदे के माइंड में। तो आई यस वुड यस। सजेस्ट कि मतलब जब आप कोई भी अपना, ये आपके लिए नहीं सभी के लिए कोई चीज़ तैयार करते हैं ना, जैसे कि अभी आपने अल्फा ग्रेडियंट या डिसेंट ग्रेडियंट आपने यस सर। कहा, तो अगर आप इसकी डेप्थ करके आए होते ना, जो इसको गूगल किया होता 5 या 7 मिनट, तो आपके यस सर। पास इसके ऊपर फुल कमांड होनी थी, लाइक ये चीज़ है क्या। ये मैं यस सर। वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर, एग्जैक्टली। बाकी इट्स ओके, यू आर डूइंग गुड। हाँ सर, सर ठीक है जी। सर बेसिकली ना आज दो ट्रेनर्स ने पढ़ाना था, तो अभी मुझे मौके पर ही बताया कि मैंने सारा पढ़ाना है। अच्छा, तो वो कौन है? मोहम्मद अली थे, तो उन्होंने मुझे अभी बताया है तकरीबन 10-20 मिनट पहले ना। तो ये बेसिक थ्योरी। नहीं, आई थिंक आप जितना जी पढ़ा मैं, रहे हैं उतना तसल्ली से पढ़ाएं, कोई मसला नहीं है। जी जी सर। लेकिन इसलिए मैंने अभी इनकी डिटेल में नहीं गया, क्योंकि अभी मुझे खुद नहीं इनका क्लियर ना। चलें। ओके। मैं टेंसर फ्लो की तरफ आता हूँ। तो टेंसर फ्लो जो है वो, बारे में ग्रेडियंट के बारे में मैं थोड़ा बताऊं बस यहाँ पर थोड़ा इजी कर देता हूँ। यहाँ पर डेरिवेटिव की फार्मूला यूज होता है, और जो हम लॉस फंक्शन के जरिए से हमें जब लॉस आता है ना, तो उस अच्छा लॉस फंक्शन जैसे सर ने बताया कि वो बताता है कि कितना हम लॉस में जा रहे हैं, मतलब कितना हम इनकरेक्ट जा रहे हैं, तो उसको फिक्स करने के लिए ग्रेडियंट का फार्मूला जो होता है यहाँ पर बेसिकली
मैथ की वो डिटेल, वो डेरिवेटिव का एक फार्मूला है, वो यूज होता है। वो फार्मूला जी जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए से वेट्स की जो वैल्यू जो ऊपर सर ने बताई ना 0.5 0.8, वो जो डिफरेंट वैल्यूज है वो ऐसी ही नहीं आई। वो पहले आप डिफॉल्ट में स्टार्ट में दे देते हो, उसके बाद ये रिपीटिशंस होती हैं, और उसके बाद ये ग्रेडियंट का फार्मूला है ये हम यूज करते हैं, उसके जरिए से हम वेट्स को चेंज कर देते हैं। तो वो फार्मूला ये देखिए ऊपर आ भी रहा है, x - HR। ये ये इसका भी एक डिटेल टॉपिक बन सकता है, लेकिन बस अभी के लिए यही समझे कि ये एक डेरिवेटिव का एक फार्मूला है। ठीक है सर। अ, तो हम आगे चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो इसमें हम टेंसर फ्लो और कीरास की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पहले सेल में अपनी जो लाइब्रेरीज वगैरह को इंपोर्ट करते हैं। तो अच्छा, इसमें जो हम ब्रेस्ट कैंसर का जो डाटा सेट है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको मैं वो डाटा सेट दिखाता हूँ, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। बेसिकली जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर का डाटा सेट है उसमें 569 सैंपल है ट्यूमर मेजरमेंट्स के। 30 फीचर्स हैं, यानी कि 30 कॉलम्स हैं। और उसके बाद आपने टारगेट बताना है कि ये मेलिग्नेंट है या बेनाइन है। यानी कि क्या ये जो मेलिग्नेंट है वो आपका लाइक कैंसर है, आपको है। तो और अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप पास हो जाते हो, आपको कैंसर नहीं है, बिनाइन जो है। तो हम इसके मुख्तलिफ फीचर्स को देख लेते हैं। टोटल 569 रोज हैं, 30 फीचर्स हैं। और ये इसके मुख्तलिफ फीचर्स के नाम है। मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, और ये आप देख रहे हैं यहाँ। और आपने एट द एंड टारगेट बताना है कि क्या ये 0 है या 1 है। 0 का मतलब ये है कि कैंसर हुआ हो गया है। और अगर जो 1 आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको कैंसर नहीं है, आप बिनाइन, आपकी जो आउटपुट है वो बिनाइन है। तो आपके जो आपका ये टोटल डाटा सेट है 569 रोज का। इसमें जो 212 सैंपल्स जो हैं, 37% जो है वो मेलिग्नेंट के हैं, और 357 सैंपल्स जो हैं वो आपके बिनाइन के हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इसको टेस्ट और ट्रेनिंग डाटा सेट में इसको डिवाइड कर लेंगे। पहले हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे इसमें से कुछ डाटा सेट पर, और फिर बाद में इस पर इसकी टेस्टिंग करेंगे डीप लर्निंग की। तो हम सबसे पहले डाटा की प्री प्रोसेसिंग यहाँ करते हैं। हमने एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट ये किया। ये हमने पहले भी किया डिसीजन ट्रीज वगैरह में कि तो इसमें यह है कि आपका जो इसमें मुझे देखने दे। हाँ, जो ट्रेनिंग डाटा सेट है वो 455 है। यानी कि हमने जो 569 रोज में से 455 रोज का जो डाटा को हमने ट्रेनिंग के लिए रखा है, और बाद में उसको मैयर करने के लिए हमारी एक्यूरेसी कितनी आई है, हमारे प्रिसीजन कितनी आई है। तो हमारे पास 114 रोज जो है वो हमने टेस्टिंग के लिए रखी है। तो हम यहाँ अपने डाटा की कुछ फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका मीन आ गया कि जो हमारे पास स्केलिंग से पहले मीन जो है वो 14.12 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। मीन का तो आपको पता पता होगा कि मीन जो है वो बेसिकली एवरेज होती है तमाम कॉलम्स की। स्टैंडर्ड डेविएशन ये है कि उस एवरेज से आपका कितने ही दूर हैं वैल्यूज़। और उसके बाद आपने स्केलिंग करने के बाद आपका जो मीन है वो 0 हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया कि हम यहाँ स्केलिंग क्यों कर रहे हैं। हमारे पास ना ये जो ऊपर डाटा आप देख रहे हो, इसमें अगर आप यहाँ देखें, रेडियस को देखें, मीन रेडियस को। मीन रेडियस 17.99 वैल्यू है, 19.69 वैल्यू है। लेकिन इसके साथ अगर आप देखें टेक्सचर को, टेक्सचर इसमें, टेक्सचर अगर आपको यहाँ किसी का टेक्सचर नज़र आ रहा है, तो जो टेक्सचर की वैल्यूज़ हैं वो 0.001 से 0.003 के दरमियान है। आई थिंक वो वैल्यूज़ यहाँ नहीं है, वो किसी आगे वाले कॉलम में है जो कि अभी यहाँ शो नहीं हो रहा। तो उसके अंदर अगर आप देखें कि अगर जब मॉडल लर्न कर रहा है तो हमारे पास ये जो बड़े नंबर्स हैं, रेडियस के 6 से 28 के दरमियान है, ये बड़े नंबर्स इतने ज़्यादा डाटा पर हावी हो जाएंगे कि आपका ये जो छोटे नंबर्स हैं 0.001, ये बिल्कुल वैनिश हो जाएंगे, ये इस्तेमाल ही नहीं हो पाएंगे। तो हमें ना एक एक ऐसा इंडेक्स चाहिए जिस पर ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ तकरीबन बराबर बराबर हो जाएं। तो हमारे पास मसला यही है कि जो आपके पास बिग नंबर्स हैं वो वेट्स को डोमिनेट करेंगे, स्मॉल नंबर्स इग्नोर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम स्केलिंग करेंगे। यहाँ एक स्केलिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि हमारे पास ये जो 0.001 है, या तो हम इसको इतना बड़ा कर देंगे कि
इनका जो टोटल मीन है वो जीरो आ जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल वन आ जाए। तो हम इसमें क्या करते हैं, अक्सर इसमें जो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं, इसमें से आप 0.001 या 0.003 जो है, इन तमाम वैल्यूज़ का मीन लेते हो, हर वैल्यू से मीन को माइनस करते हो और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से आप उसको डिवाइड करते हो। तो आपके पास जो वैल्यू है वो 0 से 1 के दरमियान आ जाती है। सेम 6 to 28 या जो भी आपके पास बड़े नंबर्स हैं, आप उसको इस फार्मूला, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो आपके पास वो 0 से 1 के दरमियान ही सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये देख रहे हैं कि आप स्केलिंग से पहले आपके पास जितने फीचर्स थे वो बड़े रैंडमली थे, यानी कि 1 से ऊपर थे, मीन उनका क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था। लेकिन उसके बाद स्केलिंग करने के बाद आपके पास वो मीन जीरो हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन उनका 1 हो गया, तो हर फीचर के लिए। तो ये हमारे पास डाटा की प्री प्रोसेसिंग, ये हमारे पास पहला स्टेप था। अब हम आगे न्यूरल नेटवर्क पर आ जाते हैं, जिसको मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि न्यूरल नेटवर्क किस तरह इस्तेमाल होगा। देखें, 30 फीचर्स हैं। आपके पास जो पहली लेयर है, हिडन लेयर वन जो है, उस पर 64 न्यूरॉन्स इस्तेमाल हो रहे हैं और उस पर रीलू एक्टिवेशन इस्तेमाल होगा। उसके बाद दूसरी लेयर पर 32 न्यूरॉन्स हैं, यानी कि, और उसके बाद रीलू एक्टिवेशन इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, आपका सवाल होगा कि हमारे पास न्यूरॉन्स कम क्यों हुए। देखें, जो कुछ न्यूरॉन्स हैं, 64 न्यूरॉन्स थे, उनमें से कुछ काफ़ी सारे न्यूरॉन्स डेड होंगे। तो वो जो डेड न्यूरॉन्स हैं, वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 30 न्यूरॉन्स जो हैं वो डेड होंगे। तो आपके पास 32 बचे जो यूज़फुल हैं, जिनको आगे प्रोसेस करना है। इसलिए आपने 32 न्यूरॉन्स आगे इस्तेमाल किया। फिर आपने 16 न्यूरॉन्स को आगे इस्तेमाल किया, और एट दी एंड जस्ट एक न्यूरॉन है जिस पर सिग्मॉइड का फंक्शन लगा हुआ है, जो कि 0 से 1 के दरमियान आपकी प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो हमारे पास इनपुट में 30 फीचर्स जाएंगे, और उसके बाद ये मुख्तलिफ जो न्यूरॉन्स के लेयर हैं, उनको उनसे होते हुए एट द एंड आउटपुट आपकी आएगी। तो अच्छा, अब हम ना यहाँ कुछ पैरामीटर्स को, हम मशीन लर्निंग में पैरामीटर्स की बहुत बात करते हैं, तो हम ना कुछ पैरामीटर्स को यहाँ उनको कैलकुलेट करते हैं। देखें, फर्स्ट लेयर पर 30 इनपुट है, 64 न्यूरॉन्स है, आप इनको मल्टीप्लाई करें, और ऊपर हमने फार्मूला देखा था, 64 बायसेस होती हैं, जितने न्यूरॉन है उतनी ही बायसेस हैं। तो ये आपके पास टोटल 1984 पैरामीटर बन गए सिर्फ लेयर वन के। लेयर टू पर 32 न्यूरॉन्स हैं, और पीछे से 64 इनपुट्स आ रही हैं। तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 32 बायसेस को ऐड किया, 2080 पैरामीटर्स आ गए। इस तरह ये सारी कैलकुलेशन हुई, तो आपके पास टोटल 4609 पैरामीटर्स हो गए, जिनको इस मॉडल ने लर्न किया है ट्रेनिंग के दौरान। तो आपके पास इतने पैरामीटर्स होंगे, लाइक आपका जो मॉडल है वो 3D जो उसका कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें इतने उसके पैरामीटर्स उसने लर्न कर लिए हैं। अच्छा, तो अब आगे हम इस मॉडल्स को किरास के ज़रिए हम इसकी जो लेयर्स हैं वो बनाते हैं। तो हमने मॉडल को बनाया किरास की एपीआई से। तो हमने जो पहली लेयर है उसको 64 न्यूरॉन रखे थे, और यही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, बिल्कुल हमने वही लिखी हुई है एज इट इज़। और हमने इसका नेम रख दिया कि ये कैंसर डिटेक्टर है मॉडल। तो आप ये अच्छा देखें सर, कि जी इसका सर। कलर अगर वाइट हो सकता है, और वो कहाँ से करते हैं, तो वो कर दें। अगर कोई पॉइंट वैसे ऐड करना चाह रहा है तो वो फील फ्री टू ऐड। नहीं सर, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, हाँ, वो इधर कोलैब का कह रहा हूँ। कोलैब का सर ये ये यहाँ। सेटिंग से, हाँ, यहाँ गई होगा। 21, हाँ ठीक है। ये ऊपर अगर कोई किस कोड में ऐड करना चाह रहे हो, एनीवन विलिंग टू एक्सप्लेन द अगर आप कोड। किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो मुझे यहाँ बता दें। अच्छा सर, वो ऊपर वाला मुझे थोड़ा सा ये वाली बताना, ये चीज़, जो फार्मूला यहाँ पे आपने लगाया था। सर ये इससे भी ऊपर ये वाला हाँ, ये स्केलिंग, वाला। स्केलिंग ये के लिए। पहले भी तो वैल्यू जो जो टेक्सचर की है वो 0 से 0 पॉइंट उसके दरमियान ही है सारी। तो यस सर। इनको इनको भी जरूरत होगी यहाँ से पास करने की। यस सर, सर इनको भी होंगे, क्योंकि देखें ना, अब हम 6 to 28 को हम किसी एक फार्मूले के जरिए हम उसको 0 से 1 के दरमियान लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इसको भी करेंगे तो एक तो ज़्यादा सर फर्क नहीं होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मैंने किया तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ये एज इट इज़ यही वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा। जी सर। लेकिन हम करेंगे, क्योंकि जो एक फार्मूला है वो सब पर लगेगा। ओके।
ठीक है ना चलिए, वो। अगर हाँ ठीक है, किसी ने अक्सर अगर आप थोड़ा सा कोड भी एक्सप्लेन करते चलें तो बेहतर होगा। अदरवाइज कोई और करना चाह रहा हो, ऐड करना चाह रहा हो, तो वो ठीक है, तो लाजमी मैं कर दे। कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये जो सर हम। यहाँ पे मैं ये फॉर्मूले के बारे में बताना चाहूंगी कि इनके ना ये थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है। एक्चुअली में ये एक्स स्केल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है ये। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कि आपकी जो एक्स वाली वैल्यू उसमें से आपको मीन माइनस करना है, फिर उसके ओवर जो है ना वो एक्स स्केल। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा रीअरेंज किया हुआ है। और दूसरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन वो 0 से लेके 1 तक ही होता है, तो उसी के अंदर ही हमने ये चीज को लेके आना होता है। अच्छा मैम, अगर थोड़ा थोड़ा सा अगर आप ये जो जो टर्म जो है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन या इनको एक्सप्लेन कर दें यदि मैथमेटिक्स के, ताकि हमें वो स्केल समझ आ जाएगा ना कि ये वैल्यू निकलेगी फिर इससे ये डिवाइड हो रहा है, ताकि थोड़ा सा इमेज बन जाए माइंड में। इज इट पॉसिबल? आपका माइक म्यूट है, अगर आप जी सर बोल। जरूर। हाँ हाँ। सर 1 मिनट बस। सर वो ऊपर स्टूडेंट्स इसकी अगर। डेफिनेशन देखना। नहीं, हाँ। सर इसमें मैं कुछ एक्टिवेशन फंक्शन से रिलेटेड ऐड कर सकता हूँ? जी जी जी। करें। अच्छा एक्टिवेशन। जी सर मैं इसमें बताती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअली में होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे एक्चुअली में सम ही है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो उनका सम करके, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने नंबर ऑफ वैल्यूज पे उसको डिवाइड करना होता है। लाइक कैसे, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नंबर्स हैं 2 4 6 8 9 10, वो अगर इवन नंबर्स का सेट है, लाइक ऐसे कह लें 2 4 6 8 10, ठीक है, तो अगर आपने उसका मीन निकालना है, मीन से मुराद है यहाँ पे एवरेज। जब भी हम किसी चीज की हम्म। एवरेज निकालते हैं, जितने नंबर्स हैं आपने उसका सम करना है, ठीक है, जितने टोटल, मतलब अगर 10 तक है तो आप काउंट कर लें कि नंबर कितने बनते हैं, 2 4 6 8 10, तो ये 5 बनते हैं। तो आपने इनको सबको ऐड करके जितने हैं, मतलब जितने नंबर हैं टोटल, उस पे डिवाइड कर देना होता है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये ठीक है, मैं ये जो हुआ अभी मतलब डेफिनेशन से। लाइक ऐसा ये मीन है। फिर उसके बाद एक्चुअली में जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बता रहा होता है कि नंबर्स मीन से मतलब कितने दूर हो सकते हैं, ठीक है, या होते हैं, ये बताते हैं। और उसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत ही छोटा सा मीन के जो है करीब करीब, लाइक ऐसा कह सकते हो कि आप अप्रोक्सीमेशन का तो शायद सबको पता ही हो, ठीक है, मतलब वो होता नहीं है लेकिन ऐसा उसके करीब करीब ही होता है डाटा मीन के। और उसके बाद अगर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा हो, ठीक है, तो आपने फिर डेटा मीन जो है वो उससे ज्यादा थोड़ा सा दूर बताना होता है। बस यही चीज होती है इसके अंदर। फिर उसके अंदर ये ठीक। फॉर्मूला आ जाता है, ये सिग्मा वगैरह, और ये वो स्केयर टी फ्रैक्शन सम, इस चीज का ये बस ये फॉर्मूला हो जाता है। तो बस आपने ठीक है। सिंपल इसका यही है कि यहाँ पे जितनी टोटल वैल्यू है उनका सम करके उस पे डिवाइड कर देना है, यानी कि आगे समय कितनी मैडम है वो, मतलब वो जितना मेन डाटा से स्प्रेड वैल्यू ना, जितना डाटा मतलब हाँ फैला जी, हुआ है उनका सम करें मेन और से, उन पे उनको काउंट कर उसको लें फाइंड कितनी है करता है। वैल्यूज। हाँ जी, तो उसको ठीक। डिवाइड करके आंसर निकालें, यही स्टैंडर्ड एविएशन होता है। और स्केलिंग का फिर ये होना है कि जो आपको एक्स वैल्यू दी जा रही है उसमें से जो एवरेज माइनस कर दें और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस पर डिवाइड कर देंगे तो आपको स्केलिंग हाँ आ जी। जाएगी। हाँ जी। जी सर, असद। जी सर मैं एक्टिवेशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बोला ना कि हमारे माइंड में एक इमेज बन जाए कि किस तरह से एक्टिवेशन फंक्शन काम कर रहा था, तो वो मैं चाहूँगा। सर क्या आप एनोटेशन 2 मिनट के लिए ऑन कर सकते हैं मेरे लिए? सर मुझे कह रहे हैं। जी जो होस्ट हैं, शायद आप कर सकते हैं एनोटेशन पार्टिसिपेंट के लिए अलाउ। एक मिनट, यहाँ कहाँ पे ऑप्शन भला? जिन्होंने स्क्रीन शेयर की है ना, आई थिंक वो कर सकते हैं। हाँ। ये एनोटेट। जी जी बिल्कुल। एनोटेट ठीक फॉर है। ऑल। एनोटेट फॉर ऑल। मैं अब कहाँ जाऊँ, मैंने पहले। मोर 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 में पे जाइए। क्लिक करें, मोर पे क्लिक करें। अब आपको इनेबल होगी। जी जी बिल्कुल यस, हो गया। हो गई। अच्छा इसमें जो
एक न्यूरॉन होता है ना, वो हमेशा उसने एक स्ट्रेट लाइन ही लगानी होती है, जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है। तो अगर हमने कोई डाटा को क्लासीफाई करना है, तो अगर एक एक डाटा इस साइड पे पड़ा हुआ है, दूसरा इस साइड पे पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास होते हैं ना एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई। ये एक एक्स, ये वाई है और ये एक्स है हमारे पास एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास डाटा की जो डिफरेंट डाटा पड़ा होता है, तो अगर हमने उसको क्लासीफाई करना है तो उसके लिए हमें एक न्यूरॉन जो है ना वो अगर मिल जाए, तो हम उसके साथ उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डाटा जो है ना वो बहुत रैंडम शेप में पड़ा हुआ है, जिस तरह एक ये सर्कल में पड़ा हुआ डाटा, जिस तरह मैं आपको बता दूं कि ये एक सर्कल में डाटा पड़ा हुआ है, और वो डिफरेंट एक्सिस के एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। अब अगर हमने इसको क्लासीफाई करना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? जिस तरह यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ है और ये इसके ऊपर भी डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुछ एनोटेशन सही से नहीं हो रही तो आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। अब अगर हमने इसको क्लासीफाई करना ना, ये डिफरेंट डाटा है, ये डिफरेंट डाटा है, अब इन दोनों को आपस में हमने डिफरेंशिएट करना, तो हम किस तरह कर सकते हैं? तो इसके लिए अगर सिंपल हम एक न्यूरॉन देखें तो वो उसको क्लासीफाई नहीं कर सकता। तो अब हम इसके लिए किस तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं? हम बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स यूज़ करते हैं। तो वो न्यूरॉन्स किस तरह करते हैं? वो इन इन दो डाटा सेट के दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब वो इस तरह हम अगर हम चार न्यूरॉन यूज़ करें, तो आपने देखा कि ये डिफरेंट डाटा था, ये वाला डिफरेंट डाटा था, ये डिफरेंट डाटा था, हमने इन दोनों के दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट कर दी इन विद द हेल्प ऑफ फोर न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये हम एक्टिवेशन फंक्शन के साथ करते हैं। लेकिन ये हमने किया क्यों? कि जिस तरह सर ने अभी बताया कि जो वैल्यू नेगेटिव होती है उसको वो जीरो कर देता है। अब ये लाइन जो है ना वो सिर्फ यहाँ तक लाइन नहीं थी, ये फुल लाइन थी। ये यहाँ से यहाँ तक लाइन फुल थी, ऊपर नीचे। सिमिलरली ये लाइन भी है, ये भी फुल थी, जिस तरह एक्सेस वाई दोनों एक्सेस के ऊपर थी। आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि एक न्यूरॉन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन लगाता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन लगाता है। अगर आपने कोई ऐसा डाटा क्लासीफाई करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के न्यूरॉन के साथ विद द हेल्प ऑफ वन न्यूरॉन वो क्लासीफाई नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन ने ये ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइन थी उनको नल कर दिया, उसको ज़ीरो कर दिया। तो उसने नेगेटिव वैल्यू को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास एक बाउंड्री क्रिएट होगी जिसकी मदद से हम दो डाटा को आपस में क्लासीफाई कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, मुझे यही ऐड करना था। थैंक यू सर असद, एक्सप्लेन वेरी वेल। आपने कहा कि हर एक न्यूरॉन जो है एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इस न्यूरॉन ने सीखा है, तो कितना सीखा है या नहीं सीखा है? तो ये हमें किस तरह पता चलेगा? सर इसमें न्यूरॉन्स में अगर हम डीप लर्निंग में देखें ना, तो ये हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एक न्यूरॉन्स ने कितना देखा है, कितना सीखा है। इवन हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। हम उसका सिर्फ लॉस आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका लॉस कितना आ रहा है, ठीक है। उसमें डिफरेंट, हर न्यूरॉन्स का वेट डिफरेंट होता है, उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। लेकिन हम इसको हिडन लेयर कहते हैं। हिडन लेयर है, हम इसका मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि ये किस तरह से वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। अब ये एक पूरी एक अलग से डोमेन है, रिसर्च डोमेन है, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। इसके ऊपर अभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा न्यूरॉन किस तरह से बिहेव कर रहा है और उसका फाइनल रिजल्ट में क्या उसकी कंट्रीब्यूशन थी। तो अभी तक इस पे काम हो रहा है, अभी हम इसको डिटेल में नहीं कह सकते। हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं बता सकते कि एक न्यूरॉन की आउटपुट में क्या प्रेडिक्शन थी, क्या कंट्रीब्यूशन थी। आई होप सो कि सर, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट तो हमें हर एक न्यूरॉन की जो है बताता है कि इस न्यूरॉन ने इतना सीखा है और इतना नहीं सीखा है। जिस तरह ग्रेडियंट होता है ना सर, वो हमें मॉडल के बारे में बताता है कि इस मॉडल ने इतना लर्न किया है और इतना नहीं लर्न किया है। तो एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट होता है। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में हर एक न्यूरॉन का पता चलता है। ये वैल्यू हमारे पास होती है, हमारे पास डेफिनेटली वैल्यू होती है, और मुझे भी पता है कि इसने कितना इम्प्रूव किया। पहले लॉस ये था, अब इसकी ये वैल्यू और लॉस कम हो गया। तो इसमें आप क्या क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आई थिंक अगर कोई और भी इसमें ऐड कर सकता है तो वो ऐड कर दे काइंडली। सो मैं आगे चलूँ सर? जी जी। अच्छा, तो अब हमने ऊपर देखा था कि हमारा जो ये जो हिडन लेयर्स हैं,
हमने उनको बना लिया है। अब हमने मॉडल को कंपाइल करना है। देखिए हमने प्री प्रोसेसिंग कर ली है, हमने अपना ऊपर जो एक न्यूरल नेटवर्क है हमने उसको भी तैयार कर लिया। अब हमने एट लास्ट अपने मॉडल को कंपाइल करना है, उसको चलाना है। तो इसके लिए हमने जो मॉडल डॉट कंपाइल इस्तेमाल किया, हमने जो इसमें फार्मूला इस्तेमाल किया है स्मार्ट ग्रेडियंट डिसेंट का, तो उसमें हमने एक ऑप्टिमाइज़र है जिसका नाम एडम है, हमने उसको इस्तेमाल किया है। ठीक है ना। हमने जो इसका लॉस फंक्शन है कि हमारा कितना एरर आएगा, हमारा कितना एरर आ रहा है, उसके लिए हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को इस्तेमाल किया है, जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ट है। और हमने जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस उसमें उस मॉडल की कितनी एक्यूरेसी आ रही है वो इसमें स्टोर हो रही है। तो हम अपने मॉडल को यहाँ कंपाइल करते हैं, हमारा मॉडल कंपाइल हो गया है। इसके बाद हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेनिंग करते हैं। देखें अब हमने ट्रेनिंग किस तरह करेंगे। ट्रेनिंग हम इस तरह करेंगे कि हम ना मुख्तलिफ आइट्रेशन चलाएंगे, जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि डाटा इन हो गया है। ठीक है। अब हमने उस पर जो हमारा ट्रेनिंग डाटा है हम उसको मॉडल पे लगाएंगे, और उसके बाद पहले फॉरवर्ड पास होगा, एक लॉस फंक्शन कंप्यूट होगा, जितना एरर आएगा फिर वो बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगा, और इसके बाद मुख्तलिफ इपोचेज और आइट्रेशन चलेंगे जो इपोच है। तो हमने मॉडल डॉट फिट अपने जो एक्सट्रेन हमारा जो ट्रेनिंग डाटा था, एक्सट्रेन डाटा था, उसका जो स्केल, अच्छा हमने डाटा को स्केल भी किया था जिस तरह अभी सर ने बताया कि, और हमने सिर्फ वो वाला डाटा पास किया है, खाली एक्सट्रेन नहीं पास किया, स्केल डाटा पास किया है। हमने जो आइट्रेशन की लिमिट 50 रखी है, हमने बैच साइज 32 रखा है कि हमारा एट द सेम टाइम 32 सैंपल्स को आपने प्रोसेस करना है। 32 सैंपल का क्या मतलब है, हमारे पास ऊपर जो डाटा था वो 569 सैंपल्स का था, उसमें से हमने 455 सैंपल्स को रखा था ट्रेनिंग के लिए। उसमें से एट द सेम टाइम पैरेलल 32 सैंपल्स पर आपने इसको कंप्यूट करना है। इसी तरह हमारे पास 10% ऑफ द ट्रेनिंग डाटा को हमने इस्तेमाल करना है ओवरफिटिंग को मॉनिटर करने के लिए। और तो हम इस फंक्शन को चलाते हैं। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसको जाकर। अच्छा देखें, स्टार्ट में क्या था, स्टार्ट में क्या कहते हैं, जो पहली आइट्रेशन चली उसके अंदर एक्यूरेसी थी वो 79% थी। हमारे पास लॉस फंक्शन बहुत ज़्यादा था, 50% का लॉस फंक्शन था, यानी कि 50% जो वेट्स हैं वो आपस में उनमें एरर आ रहा है, तो उनको अपने वेट्स को अपडेट करने की ज़रूरत है। इसी तरह एक्यूरेसी जो वैल्यू एक्यूरेसी है वो 93% तक थी, और वैल्यू का जो लॉस था वो 0.36 था। लेकिन आप ऐसा ऐसा आगे देखते जाएंगे, जैसे ही दूसरी आइट्रेशन आई तो आपकी एक्यूरेसी ने काफ़ी बड़ा जंप ले लिया, वो 679 से 95% तक चली गई है। इसी तरह लॉस फंक्शन तकरीबन आधो आधो हो गया है। इसी तरह आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो एक्यूरेसी है ये भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। अच्छा आप इन पहली दो वैल्यूज़ को देखते जाएं यहाँ, आप देखेंगे मुख्तलिफ आइट्रेशन में जाकर तकरीबन ये चौथी पांचवी आइट्रेशन पर जाकर ये 97% तक अचीव कर गई है, और आपका जो लॉस फंक्शन है वो 0.0 तक चला गया है। तो आप यहाँ तो मैंने इसको 50 आइट्रेशन चला ली है, लेकिन आप एफिशिएंट चलाने के लिए ना आप 4 5 भी कर सकते हैं, आप 10 तक भी जा सकते हैं, आपको 50 चलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी एक्यूरेसी पहले ही कुछ आइट्रेशन में इतनी अच्छी अचीव हो जाती है। तो लेकिन आप हमने यहाँ 50 तक चलाया हुआ है, तो आप ये देख रहे हो कि ये काफ़ी अच्छी होती जा रही है एक्यूरेसी, और एट द एंड ये 100% भी अचीव कर जाएगी। आप यहाँ देख रहे हैं ये 38वें आइट्रेशन पर जाकर एक्यूरेसी जो है वो इतने अच्छी हो गई है। अच्छे ये एक्यूरेसी इतनी अच्छी कैसे हुई है, ये एक्यूरेसी इस लॉस फंक्शन कम होने की वजह से हुई है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि लॉस फंक्शन कैसे कम हुआ है। देखिए बार बार उसको फीडबैक मिल रहा था, जो कि उसको बैकवर्ड प्रोपोगेशन में जा रहा था, और उसके वेट्स को अपडेट कर रहा था, फिर एक्यूरेसी कैलकुलेट हो रही थी। तो ये यूँ समझ लें कि 38 फीडबैक्स के बाद जाकर उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी अचीव हो गई है कि वो अब 1% तक चली गई है। तो ये हमारे पास 50 तक हो गया। अच्छा आगे हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, ये इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, यहाँ वही दिखा रहा है कि आपके पास 0 से 50 के दरमियान आपके आइट्रेशंस हैं, और ये आपका लॉस फंक्शन था। लॉस फंक्शन स्टार्ट में बहुत ज़्यादा था लेकिन अचानक से बहुत कम हुआ है, और ये हम कह सकते हैं कि 4 5 के दरमियान ये काफ़ी अच्छा अचीव हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्यूरेसी है,
एक मिनट। हाँ, इस तरह करके देखें। ये जो एक्यूरेसी है, ये स्टार्ट में बहुत कम थी, 0.8 यानी कि 80% के करीब थी। लेकिन जैसे ही 3-4 आइट्रेशंस हुई है, उसके बाद ये तकरीबन 1 के करीब चली गई है। यही चीज़ ऊपर मैंने आपको बताई है। अच्छा, इस सेल ब्लॉक में और कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली आपको विजुअलाइजेशन के फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे हैं कि आपने इनको प्लॉट किस तरह करना है। और एक्यूरेसी प्लॉट ये है, और ये लॉस का जो प्लॉट है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, ओवर फिटिंग। देखिए, ओवर फिटिंग कब होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आप समझें कि ओवर फिटिंग तब होती है जब आपका मॉडल जो है वो ट्रेनिंग डाटा को इतना अच्छा ट्रेन हो जाता है कि वो उसको सारा मेमोराइज कर लेता है। यानी कि ये इस ऐसे स्टूडेंट की मिसाल है कि आप, एक स्टूडेंट है जो कि 100/100 मार्क्स ले रहा है। तो उसने फॉर एग्जांपल एक पेपर आया था उसके पास, उसने उस पेपर को लर्न किया, और उस पे उसने अटेम्प्ट किया, उसके 100% मार्क्स आ गए। लेकिन उसको एक अनसीन पेपर दिखाया जाता है, तो वो उसको 20% भी नहीं उसको लाइक अच्छी तरह कर पाता। तो इसकी क्या मिसाल है कि उसने इतना अच्छा रट्टा लगा लिया है कि उसको सिर्फ जो उसको ट्रेनिंग में सिखाया गया उसको सिर्फ वही आता है। उसके अलावा वैल्यू को आगे पीछे भी कर दोगे तो वो क्या कहते हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसको हम मशीन लर्निंग के टर्म में कहते हैं कि ओवरफिट हो गया मॉडल जो है ना। ओवरफिट मॉडल की मिसाल होती है कि जिसकी एक्यूरेसी 1% पर होती है हमेशा। तो ये अच्छा चीज़ सर, थी। एक तो एनोटेशन खत्म कर दें और ये हाँ लास्ट जी। वाले एक 9 मिनट रहते हैं। किसी का कोड के हवाले से क्वेश्चन है, कोई समझना चाह रहा हो तो सर हसन भी हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, तो वो कर देंगे मजीद एक्सप्लेन अगर किसी को। सर, अभी बता ठीक है, सकते हैं मैं एनोटेशन किस तरह खत्म कर सकता हूँ? ये वहां से ही आपके पास एनोटेशन का नीचे ऑप्शन नहीं है इधर, लेफ्ट पे देखें, सर बॉटम कॉर्नर। हाँ ऊपर आपका एनोटेट का ऑप्शन आ रहा होगा जो ऊपर हाँ, बार बस आ रही है। ठीक है, क्लियर ही कर दें, ठीक है, हो जाएगा क्लियर। या फिर इधर वो एक रेज का मिनट। ऑप्शन नहीं है, क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, किसी का कोड के हवाले से क्वेश्चन हो या समझना चाह रहा ऊपर वाला कोड सारा? अभी तो ये दूसरा हो गया ना, अभी मैंने का क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 मिनट रहते हैं। सर व्हाट डू यू थिंक, या सर जासिम, शुड वी गो थ्रू द प्रीवियस कोड, और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए उसको? नहीं सर, रिपीटेड है सब कुछ, वही सेम मॉडल टेस्टिंग वगैरह। नहीं, बाकी मैं अगर कोड की बात स्पेसिफिक, कर रहा हूँ। अगर स्पेसिफिक कोड के बारे में समझाना चाहे वो समझाए, मगर ये सारे प्लॉटिंग वगैरह, नहीं, ये टेस्ट तो ट्रेन, वो इजी सब है, ये कुछ मुझे रिपीटेड समझ है। है। ये कोड वगैरह समझ है, लेकिन कुछ मुझे लगता है कोड में कुछ है अभी समझाने के लिए, हमें समझना चाहिए। सर, किस कोड की बात कर रहे हैं? ये आप पीछे वाले कोड की बात कर रहे हैं या आगे? हाँ, मतलब ये जो हमने ऊपर कोड पढ़ा ना, मेरा कहने का मतलब हमें हम्म। कोड से गो थ्रू ज्यादा होना चाहिए था, ऊपर वाले से भी, मतलब जितना हमने पढ़ा ना, जी सर। हमने कंसेप्चुअली चीजें लर्न कर ली हैं। यस सर। टेक्निकली ये वाली जो या पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं, कोई मुझे यस। 2-3 बता दें, फिर हम कर लेते हैं डिसाइड। सर मेरा क्वेश्चन है सर हसन से, अगर वो आंसर कर दें। जी। सर स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या था? सर बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, वो अगर मैं उसको सिंपल फॉर्म में बताऊं, मैथमेटिकली देखा जाए तो वो डेटा के स्प्रेड का बताता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो बेसिकली आप समझे काइंड ऑफ स्केलिंग है, ठीक है, डेटा को एक तरह स्केल करना। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है प्रोबेबली नॉर्मलाइजेशन के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है, उसको करने के लिए। और मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं आपको इस तरह समझाऊं एक चीज का, कि मतलब थोड़ा सा इस तरह बोलूँ कि अगर एक बैट्समैन है, उसके स्कोर्स हैं 50, 49, 48, 53, और एक बैट्समैन का स्कोर है 0, 100 और 10, यानी कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अब जिसकी वेरिएशन बहुत कम होगी ना, वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। जैसे 49, 51 मैंने इस तरह बताया, तो ये बेसिकली जितनी स्टैंड डिविएशन कम होगी ना, उतनी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। और ये जो स्टैंड डिविएशन का फॉर्मूला के साथ जो चीज़ निकलती है, इसको आप यूज करते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, स्टैंडर्डाइजेशन एक फॉर्मूला होता है जो हम स्टैंडर्ड स्केलर साइकिल के अंदर होगा। उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, यानी कि कोई भी नंबर है उसको माइनस करना है उसके मीन के साथ, उसके फीचर के मीन के साथ, डिवाइड बाय उसके स्टैंडर्ड डिवीजन के साथ, ठीक है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो जो सिग्मा नीचे आ रहा है ना, दिस इज द स्टैंडर्ड डिवीजन। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन जो है ना, वो काइंड ऑफ यूज हो जाता है। हाँ, बल्कि आपको लिखा हुआ है
स्टैंडर्ड डिवीजन जो है ना बेसिकली वो यूज हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो डेटा का स्प्रेड बता रहा है, जबकि स्केलिंग क्या कर रहा है, स्केलिंग आपको एक स्केल के अंदर लेके आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप कोई ऐसे एल्गोरिदम, अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूं जो डिस्टेंस बेस्ड होते हैं, उनके अंदर लेट से एक फीचर आ गया एज का। एज जो हो सकता है 0 से लेकर 100 के बीच में या 120 तक हो जाए, ठीक है। लेकिन साथ में एक कॉलम होगा सैलरी का, जो सैलरी वाला कॉलम में हो सकता है लैक्स में, हो सकता है करोड़ में हो, ठीक है, हो सकता है मिलियंस में हो। तो होता क्या है कि जब आप डिस्टेंस बेस पे काम कर रहे होते हैं ना, तो दोनों की रेंजेस थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब, क्योंकि बेसिकली है तो एक्सपेरिमेंटेशन ही सारा कुछ, ठीक है। जब आप डेटा को स्केल करते हो, इस तरह की फीचर इंजीनियरिंग करते हो, तो हो सकता है कि आपके मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाए। तो हम नॉर्मलाइजेशन इस इन चीज़ों के लिए करते हैं। और जहाँ यहाँ न्यूरल नेटवर्क्स जो है आर वेरी सेंसिटिव टू द स्केल ऑफ इनपुट्स। तो बेसिकली ना ये मतलब ये वेल, मतलब इम्पेरिकली कह लें या मतलब समहाउ ना, ये एक वेल अंडरस्टूड बात है कि जो वेट्स है ना स्टार्टिंग वाले, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमने बात की थी, W1 W2 जो लिखा हुआ था, उसमें ग्रेडियंट डिसेंट हम लगा रहे थे, बता रहे थे। तो यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ही चल रहा है। तो जो वेट्स जो है उनको स्केल किया जाता है, तो वो थोड़ा सा बेटर मतलब आगे से ट्रेनिंग होती है। थैंक यू सर। सर ये ग्रेडियंट और ग्रेडियंट डिसेंट के भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, कि ग्रेडियंट क्या शो करता है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या शो करता ग्रेडियंट डिसेंट का जो है ना, हमने वो कंप्लीटली मतलब काफी हद तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अब मैं सिंपल बता दूं पहले ग्रेडियंट का। अच्छा, एक एक चीज होती है स्लोप, ठीक है। स्लोप जो होती है इसको आप कंसिडर कर सकते हैं 1 डायमेंशन के अंदर, आप स्लोप कर लें। ग्रेडियंट जो होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जब डेरिवेटिव लेते हो ना, लेट से आपके पास दो फीचर थे, तो आप कभी वेट W1 जो फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट वेट है, उसके लिहाज से भी देखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस फंक्शन क्या हो रहा है। फिर आप सेकंड वेट के लिहाज से भी देखोगे ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर। तो जो ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट टाइम पार्शियल एल बाय पार्शियल डब्ल्यू। अगर लास्ट लेक्चर में ना हमने ये चीज देखी थी। तो बेसिकली होता ये है कि अ, जब आप इनिशियल वेट, सर अगर आप नेक्स्ट अगर टैब में की सर्च करते हैं ना ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं जुबानी बोल रहा हूँ, तो क्या सामने आ भी जाएगा, ज़्यादा बेटर होगा। पिक्चर्स सर में, ये वाला। इमेजेस में चल रहे हैं, हाँ कोई मतलब आ जाएगा, इजीली मिल जाएगा। कोई भी पकड़ लें जहाँ पे ना वो कर्व सी बनी हो, तो स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा। है। ये फोर्थ वाले ओपन करें, ये भी सही है, ये ऊपर सर वाली, ये वाला। ये फोर्थ फोर्थ वाला चला फोर्थ लें, वाली, ठीक है, सर सर सही कह रहे हैं। फोर्थ वाला, ये ओके ओके। फिफ्थ है, फोर्थ ये वाला। ठीक है। अब बल्कि ओके, वो भी ठीक है सर। ठीक है। इसमें ना बेसिकली मतलब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। सामने ना कि जे लिखा है ना, समझे ये लॉस फंक्शन है, ठीक हो गया। और अल्फा जो है लर्निंग रेट है, ठीक है। और जो थीटा जे जो लेफ्ट साइड पे है, बल्कि सर जस्ट अ मोमेंट, मैं ना जस्ट अ मोमेंट, ग्रेडियंट मैं अपने एंड पे सर्च कर लूंगा, मैं उसे कर दूंगा। जस्ट अ मोमेंट, ओके। ओपन इन न्यू टैब, सर मैं इसकी शेयर कर सकता हूँ अगर सर आप, मैं। जी जी, ठीक है। फिर सामा आप मुझे कोर्स बना देंगे, किस तभी होगा, बल्कि नहीं, ये शायद स्टॉप पे अलाउड। क्लिक करें ना, स्टॉप, ये रेड में लिखा हुआ है स्टॉप, बायर बायर पे इसको। सर ये पास फिर। हाँ, हो रही है शेयर। ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैं जरा से बना लूँ। अच्छा, हमारे पास ना फॉर्मूला होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि WN इज इक्वल टू WO माइनस लर्निंग रेट टाइम पार्शियल L बाय पार्शियल W, ठीक है। अब ये वेट्स हैं, अब जितने फीचर हैं लेट से उतने ही वेट्स होंगे हमारे पास, और एक बायस टर्म भी हो सकती है। अब ये जो हमारे पास W नोड होता है ना, ये हमारे पास होता है ओरिजिनल वेट, ये रैंडमली इनिशियलाइज हो सकता है। अब डीप लर्निंग की कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ ना अगर मैं, तो इसके काफी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब ये ऑब्वियसली हमारे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता यहाँ मतलब इस कोर्स के अंदर कि हम उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें, इन डेप्थ चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास ना ये जैसे बात होती है कि रैंडमली इनिशियलाइज किया, कुछ लोग कह सकते हैं कैसे रैंडमली इनिशियलाइज कर दिया। इसी टेक्निक्स है, ग्लोरट है, हे इनिशियलाइजेशन है, मतलब कुछ ना लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन के साथ या साइंटिस्ट ने ये कुछ देखा है करके कि इस तरह करें तो उनके आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो ये तो आपने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक हो गया, किसी कोई वैल्यू है। ईटा जो है लर्निंग रेट होता है, ठीक है।
तो 0.01 लेट से कोई रखा हुआ है, होता पता है क्या है, अब ये देखिए बेसिकली शिफ्ट हो रहा है, ओल्ड वेट से न्यू वेट की तरफ जा रहे हैं। तो जो शिफ्टिंग है ना, आप चाहते हो थोड़ी स्मूथली हो, ठीक है, ये एब्रप्टली तेजी से ना हो, ठीक है, तो इसलिए एक स्मॉल नंबर रखा जाता है, ठीक है, डब्ल्यू नोट ने चेंज होना है ना बाय सम स्मॉल नंबर, माइनस लगा हुआ है। और पार्शियल एल बाय पार्शियल डब्ल्यू क्या होता है, लेट से हमारे पास लॉस फंक्शन था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, जैसे सर ने भी बताया होगा, ये लॉग लॉस उसे कहते हैं, जो लॉजिस्टिक में भी होता है। तो इसका डेरिवेटिव जब आप वेट के साथ लेते हो ना, क्योंकि जो अगर आपको मैथमेटिकली बताऊं तो लॉस फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है बड़ा सा, ठीक हो गया। अब जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला के अंदर एक टर्म होती है प्रिडिक्शन की, ठीक है, वाई कैप कह लें या प्रिडिक्शन की टर्म होती है। अगर आप उसको मैथमेटिकली देखें ना, तो उसके अंदर जो है बेसिकली वो बेसिकली होता क्या है कि सिग्मोइड फंक्शन से अंदर होके जा रहा होता है, ठीक है, अगर आप बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करो। और उसके अंदर क्या हो रहा होता है, वेट्स यूज हो रहे होते हैं, तो डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे आता है, तो अगर मैथमेटिकली देखा जाए ना, तो डेरिवेटिव उसका लिया जाता है। तो ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि अगर आप वेट को चेंज करो ना, तो लॉस कितना चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। और इस तरह से आपका ये वेट अपडेट होता है। तो ये बेसिकली ना, ये होता है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। और ये जो पार्शियल अल्फा पार्शियल डब्ल्यू है ना, इसको आप अकेले को ग्रेडियंट कह सकते हो, ठीक है, इसको आप अकेले को ग्रेडियंट कह सकते हो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। अब वही बात आती है, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूं इस बात को, कि आपने यहाँ देखा होगा सर ने बैच साइज 32 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप बैच साइज को 1 रखोगे, बैच साइज इक्वल टू 1, तो पता क्या होगा, वो चीज होगी कि जो हम पढ़ रहे थे स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा है फ्राइडे को, आई गेस फ्राइडे को ही था, जिसमें हम कह रहे थे कि हमने एक वैल्यू एक एक हमने ऑब्जर्वेशन को उठाया, उसकी प्रिडिक्शन ली, लॉस को कंप्यूट किया, वेट्स को अपडेट किया। ये जो एक वैल्यू की बेस पे हमने किया है ना सारा कुछ, इसको हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। एक और बात आती है कि आप सारी की सारी ऑब्जर्वेशन जो हैं डेटा की, उनकी प्रिडिक्शन लें, उनका एवरेज लॉस कंप्यूट करें, और उनकी बेस पे वेट अपडेट करें, इसको हम कह देते हैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट। अब बात आती है बैच इक्वल 32 वाली, जो सर ने की हुई है, ठीक है। जब आप बैच इक्वल टू 32 कोई वैल्यू स्पेसिफिक लिखते हो, ये पता क्या कह रहे हैं, सर के कहने का मतलब ये है कि जब मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो वो 32 ऑब्जर्वेशन को पिक कर रहा है, 32 ऑब्जर्वेशन की प्रिडिक्शन कर रहा है, 32 ऑब्जर्वेशन की प्रिडिक्शन करने के बाद उसने लॉस को कंप्यूट किया। अब उस लॉस को कंप्यूट करने के बाद उसने उन 32 ऑब्जर्वेशन के लॉस की बेस के ऊपर ये वेट्स को अपडेट किया, ठीक हो गया। और फिर उसने दोबारा बाकी 32 का बैच लिया, फिर दोबारा 32 का बैच लिया, फिर दोबारा 32 का बैच लिया। इसी तरह वो सारे डेटा को देखेगा। अब ये सारे डेटा को जब उसने देख लिया ना, तब आपका एक ईपॉक कंप्लीट होगा। और सर ने वहां पे ना, जब लिखा भी हुआ था कि जब सर ईपॉक्स को रन कर रहे थे, तो एक ईपॉक लेट से इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ईपॉक इज इक्वल टू 1, और नीचे 13/13 आ रहा था, आपने देखा होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि एक ईपॉक के अंदर 13 बैचेस ऑफ डेटा है, मतलब 13 बैच चल रहे हैं, और हर हर बैच के अंदर 32 है। हो सकता है लास्ट बैच के अंदर 32 ना हो, बल्कि उतने आगे हो जितने रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन थे। आई होप इट इज क्लियर। यस सर, इट्स क्लियर। एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर एक और क्वेश्चन था कि हम ये किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं कि न्यूरॉन्स जो है ना उसने हमारे आउटपुट में क्या कंट्रीब्यूट किया है, उसकी क्या वैल्यू है। इसका भी आंसर कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, इसमें ना अब एक चीज है कि न्यूरल नेटवर्क इज कंसिडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ ब्लैक बॉक्स, ठीक है। इसकी इंटरप्रिटेबिलिटी आप मतलब मैथमेटिकली तो बता रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, सर ने भी होपफुली एक्सप्लेन की होगी सारी चीजें। लेकिन अगर आप देखो उसको कि क्या इसका क्या था, मतलब किस तरीके से था, वो थोड़ा सा ना इंटरप्रिटेबिलिटी का है, ठीक है, मैथमेटिकली। अगर किस न्यूरॉन ने क्या मतलब किस लिहाज से किया है, इसमें अब ये हो सकता है कि आप ऑब्वियसली हर लेयर के अंदर जितने न्यूरॉन्स लगे हैं उनके वेट्स और बायस को चेक कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। अ, अगर ना सर आप शेयर कर सकते हैं स्क्रीन जहाँ पे कोड था, इफ यू कैन। इसमें ना बेसिकली ये होता है कि जो भी लेयर होती है ना, जैसे लेट्स से मैं सेकंड लेयर की बात करता हूँ या फर्स्ट लेयर की बात कर लें, उसके अंदर जो वेट्स है आप उनकी वैल्यूज भी देख सकते हो, ठीक है। जब आप उनकी वैल्यूज को देखोगे ना, कोडिंग के अंदर इजीली हो जाता है, ठीक है। मॉडल सर अगर आप ना कहीं भी नीचे जाके ना न्यू 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 सेल बनाए, आई होप आई रिमेम्बर, शायद इस तरह हो सकता है, या न्यू सेल बनाए, और अगर आपने मॉडल रखा था नाम उसके ऊपर, अगर मॉडल रखा यस। था, ठीक है, आप मॉडल लिखें जरा, मॉडल MODEL डॉट वेट्स, वेट्स लिखें WR है कुछ, यस, वेट्स लिखें और इसे इसका जीरो लिखें जरा, 0 या 1 लिखते हैं।
अगर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साथ, यस। ओके, एंटर करें, जैसे रन करें तो। अच्छा, बेसिकली ना ये ना उसने वेट्स दिए हुए हैं कुछ। अच्छा, अब मतलब मैं थोड़ा समझाना ही चाह रहा हूँ कि सर ने जिस तरह पूछा ना क्वेश्चन, तो उसका मतलब ये है कि ये ना जीरोथ लेयर के अंदर जो वेट्स आ रहे हैं ना, उसको बता रहा है। अब अगर बारीकी से देखें इस चीज को, तो मतलब देखना, आपको देखना पड़ेगा जो पहली लिस्ट है ये कौन सी वाले वेट्स निकल रहे हैं, पहली इनपुट से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। अब जो उसके करस्पॉन्डिंग वेट होगा ना, लेट से हमारे पास कोई भी न्यूरल नेटवर्क था, अगर मैं एनोटेट कर पाऊँ यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट। ओके, थैंक यू। एक न्यूरल नेटवर्क है, अगर ये इनपुट है, ठीक हो गया, और ये हमारा पहली एक न्यूरॉन है, हिडन लेयर है, लेट से कह लें ये हमारी इनपुट लेयर है, ठीक है। अब बेसिकली ना, अगर ये इसका जो वेट है, लेट से ये 2 है, ठीक है, तो बेसिकली इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, ठीक है, कि ये जो इनपुट थी, लेट से ये एक वैल्यू थी, ये थे IQ एक फीचर है, ठीक हो गया, और ये इनपुट थी, तो इसका इसका इंपॉर्टेंस इसने 2 दी है। जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा ना, वो बेसिकली क्या बनेगा, वो 2 इंटू IQ, ठीक हो गया, 2 इंटू IQ प्लस, लेट से यहाँ से एक इनपुट आ रही थी, ये भी इनपुट थी इसमें, इसको मैं कहता हूँ ये CGPA था किसी का, ठीक हो गया, और इसको मैं कहता हूँ ये 3 है, तो +3 इंटू CGPA, ठीक हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, रिमेंबर। और इसमें आप एक ऐड कर लेते हो बायस टर्म भी, ठीक है, लेट से मैं एक बायस टर्म ऐड कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी में कर रहा हूँ। ये जो भी एक नंबर आएगा ना, ऑब्वियसली 2 एक वेट है, 3 भी एक वेट है, जो कि पहले रैंडमली इनिशियलाइज था, बाद में आपने ग्रेडियंट डिसेंट से कंप्यूट किया है। IQ क्या है, आपकी इनपुट है, डेटा का जो फीचर था, रिमेंबर जो डेटा सेट के अंदर होता है। CGPA एक आपके वैल्यू थी उसकी। अब जो नंबर आएगा ना, इसको अब आप डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपने एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाया, ठीक है। अगर तो आपने अब अगर तो आपने कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाया, ठीक है, यानी कि लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है, तो ये नंबर आगे ऐसे चला जाएगा अगले लेयर में, ठीक है, प्रोसीड हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने जैसे रैल्यू लगाया, ठीक है, रैल्यू भी एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है, वो इसको एक ट्रांसफॉर्म कर देगा, एक पर्टिकुलर मतलब नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। रैल्यू जो है, रैल्यू हो गया, सिग्मोइड भी लग सकता है, ठीक है, उसके अलावा आपके पास सैल्यू होता है, इस तरह के डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास 10H भी होता है, ठीक हो गया। अब ये बेसिकली ना होता पता क्या है, जो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, ये डेटा में नॉन लीनियरिटी चेक करते हैं, ठीक है। सर ने होपफुली ये चीजें एक्सप्लेन भी की होंगी कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है ना, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन, डेटा में नॉन लीनियरिटी, डेटा में कम्प्लेक्स पैटर्न्स को चेक करना होता है, ठीक है। होता पता क्या, मशीन लर्निंग के अंदर आपके, लेट से मैं अगर KNN की बात करता हूँ, वो डिस्टेंस को यूज कर रहा है, मैं बात करता हूँ डिसीजन ट्री की, वो वहां पे जिनी इम्प्यूरिटी, एंट्रोपी लॉस, इनको यूज कर रहा है, ठीक है। जबकि न्यू नेटवर्क में क्या होता है कि आपने डेटा में जो नॉन लीनियरिटी, डेटा में जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स कैप्चर करने हैं, वो इन हिडन लेयर्स के थ्रू कैप्चर करने हैं, ठीक है। जितना मतलब एक एक ना यूनिवर्सल प्रिंसिपल समझा जाता है, ठीक है, यू कैन से, मतलब इसको मतलब नेम याद नहीं आ रहा, मे बी यूनिवर्सल यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटली थ्योरम, जो भी इस तरह होता है, उसका मतलब ये है कि जितना भी डेटा में नॉन लीनियरिटी हो, जिस तरह का भी, given enough number of neurons, given enough number of hidden layers, you can always capture that non-linearity और complex pattern through a neural network, ठीक है। अब जैसे सिग्मोइड फंक्शन हो गया, ये अगर आप इसको मैंने लास्ट टाइम आई गेस डेस्मोस पे आपको करके भी दिखाया था, ये देखें 0 से 1 के दरमियान लेके आ रहा है वैल्यू को। सॉफ्टमैक्स जो है, बेसिकली ये आउटपुट में यूज होता है, ठीक है, जब मल्टीपल हमारे पास हो जाती हैं। रैल्यू जो हो गया, रैल्यू के आगे वेरिएंट्स आ जाते हैं, सैल्यू, ठीक है, उसके अलावा स्केल्ड एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, ठीक है, डिफरेंट उसमें आ जाते हैं। अब इसमें फर्दर चीजें हो जाती हैं, अच्छा खैर बात आगे की निकल गई। तो मतलब जो मेन चीज थी ना, वो यही थी कि ये जो सिग्निफाई क्या कर रहा है, न्यूरॉन की आउटपुट, बेसिकली ये हमारे ना, आप ये कह सकते हो कि डेटा में कम्प्लेक्स पैटर्न्स कैप्चर कर रहा है, और जो वेट्स हैं, ये बेसिकली इसको ये बता रहे हैं कि इस प्रीवियस इनपुट को इतना वेट, इतना फीचर देना है, मतलब इतना वेटेज देनी है। अब आगे अगली एक हिडन लेयर हो जाएगी। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे लेट से मैंने इसको 5 किया वेट को, जस्ट सेइंग, ठीक है। अब बेसिकली जो यहाँ से आउटपुट आ रही थी ना, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक हो गया, 5 इंटू दिस इनपुट, इस तरह इस इनपुट में जो भी एरोज आ रहे हैं, इनके वेट्स, ये वेट्स, और यहाँ से जो आउटपुट आई थी वो सारी मल्टीप्लाई होगी, प्लस ऑब्वियसली इसकी एक बायस टर्म भी हो सकती है, ठीक हो गया। तो इसी तरह काम चलता जाता है, और आगे हिडन लेयर डीप आती रहती है। और इसमें एक बात ये है कि जिस तरह होपफुली आप लोग जब पढ़ेंगे ना CNN के अंदर भी, तो इसमें ये होता है कि हिडन लेयर्स जो है ना, इसको आप ऐसे समझें कि जो इनिशियल हिडन लेयर्स हैं, अगर मैं एक बात करूं एक कैट के फेस की, वो ये काम कर रही है कि वो सिर्फ एजेस को डिटेक्ट कर रही है। जो आगे वाली फर्दर हिडन लेयर्स हैं, वो एजेस से बनती शेप्स को डिटेक्ट कर रही हैं। शेप्स मतलब राउंड शेप, ट्रायंगल शेप,
लेट्स से जस्ट सेइंग, और उससे आगे वाली उन शेप्स को यूज करके उसके फेस जो बन रहा है उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जितना आप आगे जा रहे हो ना, जितनी हिडन लेयर्स को आप ज्यादा बढ़ा रहे हो, आपका मॉडल का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, और डेटा में इसमें यही आता है कि आपके मॉडल को ना आप देख रहे हो कि कितने आप मतलब आप बेसिकली चेक करते हो बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी। ठीक है, और आप चेक करते हैं ओवरफिटिंग का, लास्ट में मैं देखा से बता रहे थे, उसमें ओवरफिटिंग नहीं हो रही है नहीं हो रही, इसमें आप चेक करते हो। आप ना इसमें ना ये चीज होती है कि आप ना कोशिश करते हो कि हिडन लेयर्स को लेट से आप बढ़ा रहे हो, या आप नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन अ पर्टिकुलर हिडन लेयर बढ़ा रहे हो, आप देखते हो कि भाई ओवरफिटिंग तो नहीं हो रही। अगर तो ओवरफिटिंग होने लग जाए तो आप हिडन लेयर्स को थोड़ा कम करने की कोशिश करते हो। सेम गोज विद द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन अ पर्टिकुलर हिडन लेयर। ठीक हो गया। और आप कोशिश करते हो इन्हीं एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। सर अगर आप कोड में लेके जाए ऊपर जहाँ पे आपने डॉट फिट किया, डॉट फिट किया होगा, थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, यस नीचे होगा, स्केलिंग होगी है। ऑलराइट, यस यहाँ पे ठीक है, इट्स ओके। ऊपर ऊपर लें, यस। ठीक है। अब ये जो बात आती है ना कि ये जो नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, कितने होने चाहिए। अब डेंस लेयर जो है ये फुली कनेक्टेड लेयर होती है, ये रेल्यू हो गया, ठीक हो गया। कितने नोड 32 हैं, इसमें 16 है, इसमें रेल्यू रखा हुआ है। ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन है, आप अपने एंड पे चेंज कर सकते हैं। इसको आप ट्राई आउट करें कि भाई कितने कितने नोड्स रखने पे, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन रखने पे मेरी ओवरफिटिंग नहीं हो रही और मेरे मॉडल की टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग। ठीक है। और सिग्मोइड तो ऑब्वियसली अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो ये सिग्मोइड ही रहेगा। अगर तो मल्टी क्लासिफिकेशन है ना, तो यहाँ पे आप सॉफ्टमैक्स रखोगे, और जितनी क्लासेस हैं उतनी आप यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स रखोगे। और ये सन है ना, यहाँ पे अगर आप देखें गौर से, तो ये पहली हिडन लेयर है, ये सेकंड हिडन लेयर है, ये थर्ड हिडन लेयर है। ठीक है, तीन हिडन लेयर्स रखी हैं। अब ये भी आप बढ़ा सकते हो। आपने ये करना है सिंपल, इसको इसको जो है इस लेयर के ये सारा कोड, लाइन ऑफ कोड से कॉपी करके पेस्ट करना है आपने यहाँ पे। ठीक हो गया। और हाँ, ये मतलब डिफरेंट इस लिहाज से आप कर सकते हो। ये सारा आर्किटेक्चर आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि हिडन वन में 64 नोड है, हिडन टू में 32 नोड्स हैं, हिडन थ्री में 16 नोड्स हैं। ठीक हो गया। और जो पैरामीटर्स आ रहे हैं ना, ये बेसिकली जब आप मॉडल बनता है, जैसे आपका इनपुट लेयर सी, ये इनपुट लेयर है, इनपुट लेयर ये तीन नोड्स हैं, और यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि चार नोड्स आ गए, तो यहाँ पे मेरे वेट्स कितने बनेंगे, एक दो, ये इतने एरोज जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। ठीक हो गया। जितने भी एरोज बन रहे हैं, बायस का भी एक बना लो, जो वेट्स और बायसेस W1 W2 अप टू सो ऑन, ये जो चीजें है ना, ये आपके हैं ट्रेनेबल पैरामीटर्स। तो ये वहां पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर लिखे हुए ये हर एक के अंदर लिखा हुआ कितने ये बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है मतलब इस तरह ये जितना आप कम्प्लेक्स बनाते जाओगे अपना न्यूरल नेटवर्क को, उतने ज़्यादा ये वेट्स आपको कंप्यूट करने पड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर हसन। आपने इतना सारा टाइम हमें दिया और एक्सप्लेन किया, सर अली आपका बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत अच्छी चीज़ें कंसेप्चुअली बताई। तो हमारा टाइम वैसे ही 12 मिनट ऊपर हो गया है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और कोशिश किया करें कि जो आज पढ़ा है ना, फिर वो कोलैब की नोटबुक ओपन भी कर लिया करें, यही नहीं कि कल उसी को आकर देखना है। तो अपने एंड पे भी उस कोड को देख लिया करें, समझ लिया करें, उन टर्म को गूगल कर लिया करें, उनको पिक्चर के साथ विजुअलाइजेशन कर लिया करें, तो ज़्यादा समझ आ जाती है। खुद चीज़ें ऐड करके कोड में एडिटिंग करके भी समझ लिया करें, तो इससे ना फिर ज़्यादा समझ आती है नेक्स्ट लेक्चर की। तो थैंक यू, हम सेशन एंड करते हैं सर। हैदर यू आर द होस्ट, यू कैन